आज मैं आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी ऐसे समझा दूंगी कि लेक्चर के एंड तक आप इस प्रोसेस को कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, क्या ब्रेन फिक्स्ड ऑर्गन है? नो, ब्रेन कंटिन्यूसली चेंज कर सकता है। इसी एबिलिटी को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। लेकिन सिर्फ डेफिनेशन याद मत कीजिए, आज हम इसका एक्चुअल प्रोसेस समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे स्टेप 1 में एक्सपीरियंस। मान लीजिए एक पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है। स्ट्रोक की वजह से मोटर कॉर्टेक्स का कुछ एरिया डैमेज हो गया, जिसकी वजह से पेशेंट का राइट साइड का मूवमेंट में प्रॉब्लम आ गई। अब ब्रेन के पास एक चैलेंज है। जो न्यूरल नेटवर्क पहले मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा था, उसका एक पार्ट तो डैमेज हो चुका है। अब मूवमेंट कैसे रिकवर होगी? यहीं से न्यूरोप्लास्टिसिटी का गेम स्टार्ट होता है। स्टेप 2 रिपीटेशन। पेशेंट को हम एक मूवमेंट रिपीटेडली प्रैक्टिस करवाते हैं। फॉर एग्जांपल रीच, ग्रिप, रिलीज। एक बार प्रैक्टिस से बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा, लेकिन जब पेशेंट रिपीटेडली सेम मीनिंगफुल टास्क परफॉर्म करता है अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो सेम न्यूरल सर्किट रिपीटेडली एक्टिवेट होते हैं। और यहाँ आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का गोल्डन प्रिंसिपल, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। यानी जो न्यूरॉन्स रिपीटेडली एक साथ एक्टिवेट होते हैं, उनका फंक्शनल कनेक्शन स्ट्रेंथन हो सकता है। स्टेप 3 सिनेप्टिक चेंजेस। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या हो रहा है? न्यूरॉन्स के बीच सिनेप्स होते हैं। रिपीटेडली एक्टिवेशन से रिस्पॉन्स में सिनेप्टिक स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है। इसी प्रोसेस को एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है लॉन्ग टर्म पोटेंशियल यानी एलटीपी। रिपीटेड एक्टिविटी सिनेप्सिस को स्ट्रॉन्गर बना सकती है। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज हो सकती है और सिनेप्टिक ट्रांसमिशन मोर इफेक्टिव हो सकता है, यानी रिपीटेटिव एक्टिवेशन, सिनेप्टिक स्ट्रेंथनिंग। स्टेप 4 स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब स्टोरी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लास्टिसिटी सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल की स्ट्रेंथ तक लिमिटेड नहीं होती। लॉन्ग टर्म लर्निंग के साथ न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर में भी चेंजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेंड्राइटिक स्पाइन्स रिमोल्ड हो सकता है, न्यू सिनेप्टिक कनेक्शन फॉर्म या एग्जिस्टिंग कनेक्शन मॉडिफाई हो सकते हैं। कुछ कंडीशन में सर्वाइविंग एक्सोन्स भी स्प्राउटिंग के थ्रू न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं, यानी ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क में एक्चुअल स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल है। स्टेप 5 कॉर्टिकल रीऑर्गेनाइजेशन। अब इमेजिन कीजिए ब्रेन का मोटर कॉर्टेक्स एक मैप है। स्ट्रोक के बाद मैप के एक रीजन डैमेज हो गया, लेकिन सराउंडिंग और कनेक्शन नेटवर्क कंप्लीटली यूजलेस नहीं हो जाते। ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के थ्रू सर्वाइविंग नेटवर्क अपनी एक्टिविटी और कनेक्टिविटी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं कॉर्टिकल रीऑर्गेनाइजेशन, और इसी कंसेप्ट को न्यूरो रिहैबिलिटेशन में एनॉर्मस इंपॉर्टेंस है। अब पूरा प्रोसेस एक लाइन में समझिए। अगर आपको एग्जाम में न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैकेनिज्म लिखना हो तो सीक्वेंस याद रखिए। एक्सपीरियंस, रिपीटेशन, न्यूरल एक्टिवेशन, सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी, स्ट्रक्चर रिमॉडलिंग, नेटवर्क रीऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल रिकवरी और अडेप्टेशन। बस एक्सपीरियंस ब्रेन को सिग्नल देता है, रिपीटेशन सिग्नल को रीइंफोर्स करता है, सिनेप्टिक स्ट्रेंथन होते हैं, कनेक्शन रिमोल्ड होते हैं, नेटवर्क रीऑर्गेनाइज होते हैं और फंक्शनल इंप्रूव हो सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है, न्यूरोप्लास्टिसिटी हमेशा गुड नहीं होती। ब्रेन करेक्ट प्रैक्टिस को भी लर्न करता है और इनकरेक्ट प्रैक्टिस को भी लर्न करता है। अगर पेशेंट रिपीटेडली मैल एडेप्टिव मूवमेंट पैटर्न प्रैक्टिस करेगा तो वो पैटर्न भी न्यूरल नेटवर्क में स्ट्रेंथन हो सकता है। इसलिए न्यूरो रिहैबिलिटेशन में सिर्फ प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है करेक्ट प्लस रिपीट